हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज चल रही है इंटीग्रल थ्योरम्स, जिसमें अपनी जो थ्योरम चल रही है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम चल रही है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी, जिसके बारे में आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की ओर। 3 एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, 4 एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद आने वाला एग्जाम्पल जो होगा, एक आगे एग्जाम्पल लेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे कि सरफेस इंटीग्रल अलग निकाला और वॉल्यूम इंटीग्रल अलग निकाला, वो बराबर कैसे होता है, उसको हम वेरीफाई भी करेंगे। तो वेरीफाई वाले बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, तो ये ध्यान रखना। तो एग्जांपल 4 लेते हैं। इफ V इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस S है। V क्या है, कोई भी एक बंद सरफेस S है, उससे संबंधित वॉल्यूम V है, आयतन है। सो दैट, तो सिद्ध कीजिए, आपको प्रदर्शित करना है, ये 4 मान आपको प्रूफ करना है। प्रदर्शित करने का मतलब क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यही लेते हैं। तो सॉल्यूशन A लेते हैं सबसे पहले, A। अभी हमने देखो गॉस थ्योरम देखी थी। गॉस थ्योरम में जो होता है कि सरफेस इंटीग्रल f डॉट n कैप ds, f डॉट n कैप ds इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस f। वॉल्यूम इंटीग्रल किसका होता है, डाइवर्जेंस f का, x के इक्वल होता है। तो यहाँ n कैप ds तो यहाँ पड़ा है, देखिए जो प्रूव करना है, इसकी वैल्यू 0 बतानी है आपको, 0 प्रूव करनी है। इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है, 0 प्रूव करनी है। तो अपन ये गॉस डाइवर्जेंस से पता है कि f डॉट n कैप ds जो होता है वो इसमें कन्वर्ट होता है। तो ऐसी स्थिति यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो f को मेरे को कुछ न कुछ एक मानना पड़ेगा। f क्या मानना पड़ेगा, अब ये f जो है वो एक अचर सदिश राशि माने या कोई सदिश फलन माने, जिसमें चर x y z कुछ भी हो सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो इसकी वैल्यू n कैप ds की वैल्यू 0 आनी चाहिए सरफेस इंटीग्रल में। तो कब होगी, जब डाइवर्जेंस f का मान 0 हो। डाइवर्जेंस f का मान क्या हो, 0। अगर डाइवर्जेंस f 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब डाइवर्जेंस 0 कब होता है, डाइवर्जेंस जब f क्या हो, कांस्टेंट वेक्टर हो, अचर सदिश हो। तो ये मान के चलेंगे अपन। तो माना f एक अचर सदिश है, अचर सदिश है, अतः इसी को लेता हूं मैं और इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं f के साथ। f वेक्टर, देखिए ये जो प्रूव करना है, बुक में यहां डॉट दे रखा है, डॉट नहीं होगा। पहली बात तो n कैप ds ही रहेगा, डॉट नहीं है वहां पे। डॉट जो होता है वो दो वेक्टर के बीच होता है। तो यहां n कैप सरफेस s के अभिलंब में, नॉर्मल में यूनिट वेक्टर जरूर है, लेकिन s यूनिट वेक्टर थोड़ा ही है। तो यहाँ n कैप यूनिट वेक्टर है, तो उसके हिसाब से f एक क्या ले लिया, वेक्टर ले लिया। तो इस f वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे हम इसके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अलोंग सरफेस s n कैप ds, इसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। तो इक्वल टू, ये हम जानते हैं कि f क्या माना है, अचर सदिश माना है। तो अचर सदिश को आप इंटीग्रेशन के अंदर भेज सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं और उसको इंटीग्रेशन के अंदर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को मैंने अंदर भेज दिया। तो इंटीग्रेशन ऑन अलोंग सरफेस s f वेक्टर डॉट n के ds, यहां रीजन लिख सकते हैं, सिंस चूंकि f वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर। f क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, अचर सदिश है। तो अचर सदिश है इसलिए उसको अंदर भेज दिया। क्लियर, इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्लियर, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस अपसरण प्रमेय से। गॉस अपसरण प्रमेय क्या होती है कि सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस s f डॉट n कैप ds इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f dv।
ये होता है, इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। क्लियर? चूंकि हम जानते हैं सिंस चूंकि f इज ए कांस्टेंट वेक्टर, f क्या है? अचर सदिश है। जब f अचर सदिश है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा? 0। उसका डाइवर्जेंस क्या होगा? 0। कैसे होगा? इसलिए देयरफॉर डाइवर्जेंस f इक्वल टू, अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डेल डॉट f, यही होता है। और डेल का मतलब i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z डॉट f। एफ क्या है? इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते जाएंगे तो यहां से क्या बनेगा? आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड। क्योंकि एफ कांस्टेंट है तो उसका एक्स के सापेक्ष हो, वाई के सापेक्ष हो, जेड के सापेक्ष हो, डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहेगा? 0। तो सबका ये भी 0, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कुल मिला के क्या आया? 0 आया। शून्य वेक्टर आ गया, शून्य आया। वेक्टर क्या? शून्य आ गया। डाइवर्जेंस अब क्या आ गया? शून्य आ गया, 0 आ गया। अब इसका डाइवर्जेंस जो है वो शून्य आ गया, तो पुट डाइवर्जेंस f इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में डाइवर्जेंस f का मान 0 पुट करते ही सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस एस एफ डॉट एन के ds इक्वल टू क्या आ गया? 0, क्योंकि ये 0 हो गया डाइवर्जेंस f। अब डाइवर्जेंस f का v वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये समीकरण होगी 3 बाय फर्स्ट एंड थर्ड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 3 से इसकी जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो f वेक्टर डॉट सरफेस इंटीग्रल अलोंग एस एन कैप ds इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब f कोई वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ होगा। अब डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ करेंगे तो उस वेक्टर का मान शून्य कब होगा? ये दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। f शून्य है नहीं, क्योंकि हमने माना है कि अचर सदिश है। अब अचर सदिश की वजह से कौन शून्य हो सकता है? इसका डॉट प्रोडक्ट शून्य कब होगा? जब इसका मान क्या हो? 0। तो यहां पर कह सकते हैं हम सिंस f इज कांस्टेंट वेक्टर सो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन एंड ds इक्वल टू 0 हैंस प्रूफ। ये आपके क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये पहला जो पार्ट है वो प्रूव होता है। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट अपने से क्या प्रूव करवा रहा है उसको देखते हैं अपन। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में वही सरफेस इंटीग्रल r क्रॉस n के ds इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो वही मानते हैं कि माना सबसे पहले तो f मानना पड़ेगा। f एक अचर सदिश है। अब अचर सदिश है तो वही इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सरफेस इंटीग्रल में f डॉट n गेट वैसी फॉर्म होती है, f डॉट n गेट। तो वैसी यहां पर अपन डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब अब डॉट बनेगा। ये जो भी होगा उसको अपन बाद में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो नाउ f वेक्टर डॉट, अभी इसी चीज को ले लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑन अलोंग सरफेस s r वेक्टर क्रॉस n के ds का ds इक्वल टू, अब देखिए क्योंकि ये f क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है। तो कांस्टेंट वेक्टर है तो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ले जा सकता हूं इसको मैं। तो सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस s f वेक्टर डॉट r वेक्टर क्रॉस n के ds। अब गॉस थ्योरम से हमें पता है कि सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n के ds, तो f वेक्टर डॉट n के ds ये जो होता है इसका जो मान होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f के बराबर होता है।
यानी कि एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट में जो आपके वेक्टर होगा उसका डाइवर्जेंस होता है, उसका क्या होता है, डाइवर्जेंस। तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ दे रखा है एन कैप के क्रॉस में आ रहा है, तो सबसे पहले इस क्रॉस को हटाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक वेक्टर ए है डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको एन कैप को मेरे को डॉट एन कैप में ले जाना है, डॉट एन कैप यानी ये तीसरा जो है इसको डॉट सी वेक्टर में ले जाना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी, इसको लिख सकता हूं ए क्रॉस बी, यानी ये जो चीज है उसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बी सी क्रम से, फिर बी सी ए भी लिखा जा सकता है, तो ये तीन क्रम इसके लिखे जा सकते हैं। अब यहां इनके बीच डॉट लगाते हैं तो यहां क्रॉस होता है, तो यहां क्रॉस लगाते हैं तो यहां डॉट होता है। तो इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं, या यहां डॉट लगा है तो यहां क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये अपन कक्षा 12 में देख चुके हैं। तो a डॉट बी क्रॉस सी जो होता है, a क्रॉस b डॉट सी के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डॉट n के ds, ये बनेगा। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ये रूप बन गया, ये पूरा हो गया, एफ वेक्टर की जगह ये पूरा काम आएगा एन के ds डॉट में। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस अपसरण प्रमेय से सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस f क्रॉस r वेक्टर डॉट n के ds इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ n कैप का जो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उसका। तो डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर d, क्लियर। तो ये चीज होगी। अब यहां से हमें डाइवर्जेंस f क्रॉस r की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो नाउ सिंस हम जानते हैं, चूंकि डाइवर्जेंस f क्रॉस r इक्वल टू क्या होता है, डेल डॉट f क्रॉस r, ये होता है। अब चूंकि हम जानते हैं, एक आइडेंटिटी देखी थी जब हम जो प्रवणता अपसरण या जो कुंतल है उससे रिलेटेड अपन ने एक्सरसाइज की थी डिफरेंशियल ऑपरेटर। उस डिफरेंशियल ऑपरेटर में ये देखा था, क्या देखा था कि देखा था डेल डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका मान देखा था। क्या था इसका मान, इसका मान था b वेक्टर डॉट डेल क्रॉस a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट डेल क्रॉस b। ये फॉर्मूला था, ये शायद तीसरी आइडेंटिटी थी इसमें, कि इसमें डाइवर्जेंस की तीसरी आइडेंटिटी ये थी। तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज लेते हैं, तो यूज जैसे लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, b की जगह r है, r वेक्टर डॉट डेल क्रॉस f माइनस a की जगह कौन है, f डॉट डेल क्रॉस r, ये माना। क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं f क्या है, एक अचर सदिश है, तो f सिंस चूंकि f अचर सदिश है, इसलिए डेल क्रॉस f इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। कैसे होता है शून्य, क्योंकि यहाँ डेल क्रॉस f का मतलब है i j k, पहले डेल के गुणांक डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z, और f कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में जैसे मान लिया f1 या a1 मान लिया, चलो a1 a2 a3, f में f को मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये तीनों मान लिए, और इनकी डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो i के साथ लेंगे तो इसका y के सापेक्ष अवकलन और इसका z के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0, i का गुणांक 0, j का 0, k का 0 हो जाएगा, तो सारा डेल क्रॉस f क्या होगा, 0 होगा। एंड यहाँ एक डेल क्रॉस r भी आ रहा है, हम जानते हैं कि r जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk होता है, यही होता है। तो इसलिए डेल क्रॉस r इक्वल टू क्या होगा, i j k डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z, x
वाई जेड। क्लियर। अब जब हम आई का गुणांक निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो इस z का y के सापेक्ष अवकलन 0, इस y का z के सापेक्ष अवकलन 0, तो 0 माइनस 0, i का गुणांक क्या बना 0, माइनस इसी प्रकार j का गुणांक भी क्या बनेगा 0 और k का गुणांक भी क्या बनेगा 0 बनेगा। तो ये भी एक क्या आ रहा है, शून्य वेक्टर आ रहा है। तो यानी कि f कांस्टेंट वेक्टर था, तो उसका जो कुंतल है डेल क्रॉस f का मतलब क्या है, f का कुंतल, तो f का कुंतल भी 0 और r का कुंतल भी क्या होगा 0, कुर्ल या कुंतल जिसको बोल सकते हैं 0 होंगे। तो ये 0 होते कैसे हैं वो भी साइड में मैंने बता दिया। तो इसका मान क्या होगा 0, तो r वेक्टर डॉट 0 वेक्टर माइनस f वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, तो कुल मिला के ये 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट r के साथ करेंगे 0 वेक्टर, f के साथ करेंगे तो भी 0, और इस प्रकार डाइवर्जेंस f क्रॉस r क्या आया 0 आया। तो पुट डाइवर्जेंस f क्रॉस r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस s f क्रॉस r वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये डाइवर्जेंस 0 आया तो 0 का वॉल्यूम इंटीग्रल क्या रहेगा 0 रहेगा। ये समीकरण होगी अपने तीसरी। अब इस तीसरे समीकरण को कहां पुट कर देंगे, समीकरण 1 में यहां पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में पुट करते हैं तीसरी समीकरण को। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 व 3 से f क्रॉस r डॉट n के ds का मान क्या है 0, तो यहां 0 रखते ही ये क्या हो गया f वेक्टर डॉट सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस s r वेक्टर क्रॉस n कैप ds इक्वल टू क्या आया 0। अब ये 0 कब पॉसिबल होगा, ये 0 कब होगा, जब देखिए या दो शर्तें लगा सकते हैं, या तो ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, या तो ये क्या हो ये और ये परपेंडिकुलर हो। क्योंकि हमें पता है कि ये मान लो एक सरफेस S है, तो इसके अंदर ही क्या होता है f होता है, इसके अंदर ही वो वेक्टर f लेते हैं, जो n कैप होता है उसकी डायरेक्शन इसकी क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, s के परपेंडिकुलर होती है। तो r क्रॉस n को इसके परपेंडिकुलर हम नहीं कह सकते, ये n कैप की डायरेक्शन जरूर परपेंडिकुलर होती है लेकिन वो r के साथ नहीं होती। तो इस प्रकार इनका डॉट प्रोडक्ट जो 0 होगा वो कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब इसका मान क्या हो 0 हो। तो सिंस f अचर सदिश है, अब अचर सदिश है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, अचर सदिश का मतलब क्या होता है ना तो उसका परिणाम बदल सकता और ना ही उसकी दिशा बदल सकती, दोनों अचर होती है। तो अचर सदिश है, दिशा कांस्टेंट फिक्स है इसकी, तो ये अचर सदिश होने की वजह से इसका डॉट प्रोडक्ट ये जो होगा 0 होगा, इसलिए r क्रॉस n का सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस क्या होगा 0, ये है प्रूव। ये इस प्रकार से आपने इसका दूसरा पार्ट भी कर लिया। सिमिलरली ऐसे तीसरा और चौथा पार्ट है, बिल्कुल इजी पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी देख लेते हैं। वही f उसमें भी दे रखा है, उसमें ये बोला नहीं है कि f अचर है, वैसे बोलना चाहिए कि f अचर सदिश से ध्यान रखना। तो इसमें बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट सी की ओर। सी की ओर सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस एस एन के डॉट डेल क्रॉस एफ डीएस। अब इसको मैं लिख सकता हूं, इसको आगे लिख दूं, इसको पीछे लिख दूं, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल क्रॉस एफ डॉट एन के डीएस समीकरण 1 मान ली अलोंग टू सरफेस एस बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहां सीधी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए डॉट एन कैप डीएस पड़ा है सीधा। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ की जगह डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप जो होगा डीएस वो वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा, और वॉल्यूम इंटीग्रल किसका, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का,
डाइवर्जेंस ऑफ एफ, एफ की जगह कौन है यहाँ देखिए, डॉट भी क्या है, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ डी, ये समीकरण 2। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ डाइवर्जेंस डेल क्रॉस एफ, अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, क्लियर। तो इसका मतलब ये डेल स्क्वायर क्या हो गया एफ, और चूंकि एफ क्या है, एफ अचर सदिश है, एफ अचर सदिश ही मानना है, यहां दिया हुआ नहीं है तो मान लेना अपने को, इसलिए डेल स्क्वायर एफ का मान क्या होगा, 0 होगा। डेल स्क्वायर एफ का मान क्या होगा, 0 होगा। एफ अचर सदिश है, यहां जो लिखा हुआ लाइन नहीं थी, ये ध्यान रखना, यहां अचर सदिश ही है, तो डेल स्क्वायर एफ का मान क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 हुआ, क्योंकि डेल क्रॉस एफ अभी हमने देखा था 0 है, 0 का डाइवर्जेंस लेंगे तो 0 ही आएगा, क्लियर। देखिए एफ कांस्टेंट हो तो उसका डाइवर्जेंस भी 0 होता है, कर्ल भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया इसका मान, तो पुट डाइवर्जेंस डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। जैसे पुट करेंगे वो सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं यहाँ, एन कैप डॉट डेल क्रॉस एफ इक्वल टू क्या हो गया, डीएस इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। ये इस प्रकार से तीसरा पार्ट भी इसका क्या होता है, प्रूफ होता है। फिर आगे बढ़ेंगे फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट सिमिलरली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली वहां पे, अच्छा पार्ट है, सिंपल सा छोटा सा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यही कर लेते हैं डी पार्ट को, डी पार्ट आपको वैल्यू निकालनी है सरफेस इंटीग्रल आर वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, ये वैल्यू निकालनी है यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है कि सरफेस इंटीग्रल आर वेक्टर डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू, एफ की जगह आर है तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस आर हो जाएगा एफ की जगह डीवी। अब डाइवर्जेंस आर की वैल्यू निकालनी है अपने को, ये समीकरण नंबर दे दो 1। तो नाउ डाइवर्जेंस आर इक्वल टू ये क्या होगा देखते हैं। तो डाइवर्जेंस आर का मतलब है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, डेल डॉट आर। अब डेल का मतलब क्या है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। डॉट आर का मतलब अपने को पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले आई का आई के साथ, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का इंटीग्रल एक्स के साथ एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई का इंटीग्रल सॉरी डिफरेंशिएशन डेल अपॉन डेल जेड, जेड का डिफरेंशिएशन। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कुल मिला के 3 आएगा। तो डाइवर्जेंस आर इक्वल टू क्या आया 3। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डाइवर्जेंस आर इक्वल टू 3 रखने पर, तो सरफेस इंटीग्रल आर वेक्टर डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस आर, आर का मतलब डाइवर्जेंस आर कितना गया 3 dv, तो 3 कांस्टेंट अब आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल dv का। अब वॉल्यूम इंटीग्रल dv का, तो वॉल्यूम इंटीग्रल सिर्फ dv है, dv का मतलब dx dy dz, जिस सरफेस पे भी वॉल्यूम निकाला जाएगा वो उसका वॉल्यूम आएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ वॉल्यूम, तो 3 इंटू वॉल्यूम 3, तो ये 3 भी प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल आपके 4 है वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 की ओर। 5 एग्जाम्पल अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा लंबा है लेकिन उसमें हो सकता है कहीं करेक्शन हो बुक में, तो उसको पहले अच्छी तरीके से समझेंगे क्या चीज है एक्चुअल में वो, फिर उसके बाद करेंगे। तो पहले इसमें आगे बढ़ते हैं 6 एग्जाम्पल की ओर। तो देखते हैं 6 एग्जाम्पल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। आगे नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इफ V is the volume enclosed by any closed surface S, so that surface integral f dot n k ds equal to 6V.
वेयर f इक्वल टू xi प्लस 2yj प्लस 3zk। तो आपको इसमें क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल ही निकालना है। ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल। और v इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी एक बंद क्या है, सरफेस है, उस बंद सरफेस से संबंधित वॉल्यूम v है। तो कैसा भी सरफेस हो हमें लेना नहीं है, सीधा वॉल्यूम v के रूप में लिखा हुआ है, तो अपन v के रूप में ही अपन प्राप्त करेंगे। तो यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना पड़ेगा इसको। तो सॉल्यूशन लेते हैं, गिवन f इक्वल टू xi प्लस 2yj प्लस 3zk। अब यहां देखो n जो केप है उसके डॉट में क्या है, f है। तो इस f का क्या निकाल लो, डाइवर्जेंस, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम बदलेगा तो डाइवर्जेंस ऑफ f बनेगा, तो डाइवर्जेंस पहले ही निकाल लो, ये गिवन है इसलिए। सो डाइवर्जेंस f इक्वल टू क्या होगा, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट f, तो डेल का मतलब i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल j। इसका डॉट प्रोडक्ट f के साथ f अपना xi प्लस 2yj प्लस 3zk। अब डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ लेंगे तो इसका x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन प्लस 2y का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन प्लस 3z का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। बहुत सारे एग्जांपल किए हैं ऐसे। तो इसका x के सापेक्ष 1 प्लस 2y का y का 1 हो गया 2 का 2 प्लस z का z के सापेक्ष 1 हो गया 3 का 3, तो 1 2 3 6। तो डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू क्या आ गया 6। ये अपने काम आने वाला है। अब बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल, देखो डबल इंटीग्रेशन भी हो सकता है सरफेस में या सिंगल भी हो सकता है, एक ही बात है। f वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू, इसका मान क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल, चाहे तो ट्रिपल इंटीग्रल लगा सकते हो या सिंगल में भी लगा सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ f dv, ये होता है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस f का मान अपन निकाल चुके हैं 6 dv का, 6 कांस्टेंट अब आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन सरफेस s। तो इस सरफेस s में dv का जो इंटीग्रल होगा वॉल्यूम इंटीग्रल वो किसके बराबर होगा, v के बराबर ही होगा, ये वापस वॉल्यूम ही आएगा। कोई भी सरफेस होगा उसका ये वॉल्यूम, जो जैसा भी सरफेस होगा उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम, तो 6v, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस ट्रू। तो इस प्रकार से इसका एग्जांपल 6 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपन अगले नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।